नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा का विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। सत्र को लेकर तैयारियां हो रही हैं। विधायकों को प्रशिक्षण शिविर के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में नए विधायक, पहली बार के विधायक भी वहां पर पहुंचे हैं। सरकार पूरी तरह तैयार है, वहीं विपक्ष भी। सवालों की लंबी फहरिस्त। एक सवाल बार बार उठ रहा है नेता प्रतिपक्ष का है, लेकिन अब ये विषय पीछे छूट रहा है, क्योंकि ये साफ हो गया है कि ये जो सत्र है ये बिना नेता विपक्ष के रहेगा। लेकिन विपक्ष में विधायकों की संख्या अच्छी खासी है। सरकार को वो किस तरह घेरेंगे और नई नई सरकार के सामने ऐसे क्या मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष घेरने जा रहा है, और सरकार के पास क्या कुछ जवाब है जिनसे वो विपक्ष के सवालों का सामना कर सके और जवाब दे सके। चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में नई सरकार के गठन के बाद 13 नवंबर से विधानसभा शीतकालीन सत्र का आगाज होने जा रहा है। नायब सरकार 2.2 का ये पहला सत्र हंगामेदार रहने के आसार है। विधानसभा सत्र की शुरुआत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से होगी। अभिभाषण पेश होने के बाद एक ही दिन में चर्चा भी की जाए और इस दिन सरकार की तरफ से राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देकर सदन में इसका आभार भी व्यक्त किया जाएगा। शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्षी दलों ने सत्ता पक्ष को घेरने के लिए मेगा प्लान तैयार किया। भले ही कांग्रेस ने अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव ना किया हो, लेकिन इस सत्र में विपक्ष खासकर कांग्रेस कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में। 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से एमएसपी पर धान खरीदने के मुद्दे को भी विपक्ष जोरों शोरों से उठाएगा। वहीं पराली जलाने पर डबल जुर्माना लगाने में केंद्र के फैसले और प्रदेश में डीएपी खाद की कमी, बेरोजगारी समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता नजर आएगा। विपक्ष जहां विधानसभा में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है, वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी की टीम भी विपक्ष के हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से एक्टिव है। नायब सरकार इस सत्र में कई बिल पेश भी कर सकती है। नायब सरकार 2.2 का ये पहला सत्र है। सरकार कम समय में ज्यादा से ज्यादा बिल पास करवाने की कोशिश करेगी, तो वहीं कांग्रेस बिना नेता प्रतिपक्ष के तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि विपक्ष सत्र में बिना नेता प्रतिपक्ष के तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर कितना हावी नजर आता है और सत्ता पक्ष विपक्ष के सवालों का किस तरह से जवाब दे पाता है। डेस्क रिपोर्ट, जनता टीवी। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। नेहा धवन, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, दिनेश अग्रवाल कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, विजेंद्र रेड्डी जी इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। आप सभी का स्वागत है। नेहा, पहला सत्र है, नई सरकार का शीतकालीन सत्र है, राज्यपाल का अभिभाषण होना है, फिर उस पर चर्चा होनी है। विपक्ष के कई मुद्दे जो है वो सामने आ रहे हैं, डीएपी खाद के मुद्दे को लेकर, पराली जलाने पर जुर्माने को लेकर, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर सरकार को घेरने की तैयारी है। सरकार किस तरीके से मुस्तैद है, तैयार है जवाब देने के लिए? वरुण जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो 13 तारीख का सत्र होने जा रहा है, इस सत्र में सबसे पहले जो प्रथम दिन होगा 13 को, उस दिन हमारे जो गवर्नर साहब है उनका अभिभाषण होगा और उस अभिभाषण के बाद जो वोट ऑफ थैंक्स है वो सब चलेंगे। और जो 14 तारीख का सत्र दिन रहेगा, उस दिन जो है वो सरकार की तरफ से जो विधानसभा की जो कार्यवाही है वो चलेगी और उसमें जो सरकार ने बिल प्रस्तुत करने हैं वो भी चलेंगे। और जहां तक बात आपने कही कि विपक्ष जो है वो मुद्दों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, तो सरकार स्पष्टता से उसका जवाब देगी। घेरने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सरकार ने निष्पक्ष होकर जनता के लिए काम किए हैं और जनता ने उन कामों को देखा, सराहा। और तीसरी बात, चुनाव में हमें जिताकर जो है सरकार का काम संभालने के लिए दिया है, तो सरकार कहीं पर भी बैकफुट पर नहीं है जो हम घबराएं उनसे या डरें। विपक्ष का काम है सरकार के सामने जो है मुद्दों को लाना, उनको रखना और सरकार का। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कह रहे थे नेहा कि डरे हुए हैं, इसीलिए जो सत्र है वो छोटा बुलाया गया है। मुझे लगता है वरुण जी, अब ये नैरेटिव बहुत पुराने हो गए हैं। कांग्रेस को अब शायद इसके लिए भी काम करना होगा, नए नैरेटिव लाना होगा। किसानों का मुद्दा हो, चाहे आंगनबाड़ी सेंटर्स का मुद्दा था, चाहे वो कौशल में भर्ती होने वाले
युवाओं का मुद्दा था, मुझे लगता है खिलाड़ियों का मुद्दा था, वो सब गौण हो गए। आज हरियाणा प्रदेश की जनता ने ये बात बता दी कि 11 विधायक ज्यादा चुने गए हैं भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस से। उनके सब नैरेटिव फेल हो गए, जनता ने उनको समर्थन नहीं दिया, उनके इन विषयों को समर्थन नहीं दिया, जनता ने हमारा समर्थन किया है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दिग्गज नेता हैं, उनको अब थोड़ा सा मंथन और चिंतन करना होगा और नए विषयों को लाना होगा। मुझे लगता है कि विपक्ष एक अच्छी भूमिका निभा सकता है, लेकिन जो कांग्रेस की गुटबाजी है जिसकी वजह से नेता प्रतिपक्ष अभी तक भी नहीं चुने गए हैं। अब देखिए कि कल की जो बैठक थी, जो उसकी बैठक थी जिसमें बीएससी जो है कांग्रेस की तरफ से भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी, उस कमेटी में जो है गीता भुक्कल जी उपस्थित थी। मैंने कल भी डिबेट पे एक प्रश्न पूछा था कांग्रेस के प्रवक्ता से, आज भी वही प्रश्न मैं दोबारा पूछती हूँ कि जो जो कमेटियों की बैठक होती है, जो जो समितियां बनती हैं जिसमें नेता प्रतिपक्ष बैठते हैं, हालांकि नेता प्रतिपक्ष कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं है, लेकिन संसदीय कानून और विधानसभा के कानूनों में इसको जरूर मेंशन किया गया है नेता प्रतिपक्ष की पोस्ट को, और उसकी शक्तियां भी बताई गई हैं, उसके उद्देश्य भी बताए गए हैं, उसकी जिम्मेदारियां भी बताई हैं। लेकिन इस बात तो गीता भुक्कल जी उपस्थित हो गई। अन्य जो समितियां होंगी उन बैठकों में कौन उपस्थित होगा? क्या हर बार एक ही चेहरा होगा या हर बार अलग चेहरा होगा? अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं कि हमारे 37 विधायकों के दलों का नेता प्रतिपक्ष होगा, यानी कि 37 के 37 विधायक नेता प्रतिपक्ष होंगे, तो क्या बारी बारी से सब चेहरों को बदल बदल के इन मीटिंगों में भेजा जाएगा या एक जिम्मेदार व्यक्ति होगा जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएगा? ये तय करना जरूरी है। दूसरा प्रश्न मेरा, मैं रिपीट कर देती हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस इन मुद्दों को उठा रही है, वो मुद्दों का जवाब तो जनता ने अभी रिसेंटली दिया है। तो मुझे लगता है कि नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। जरूर आप प्रश्न उठाइए, विपक्ष के नेता विपक्ष की भूमिका निभाइए, बहुत अच्छे से निभाइए, लेकिन अपने इन प्रश्नों को आप बदलना होगा, इन मुद्दों को बदलना होगा, असली मुद्दों पर आना होगा। गलत नैरेटिव सेट करने के लिए, केवल मीडिया में छाने के लिए या कोई इस तरह की खबर बनाने के लिए नहीं आना होगा। ठीक है दिनेश अग्रवाल जी, विषय आप उठाएंगे, आपकी तैयारी है, लेकिन बीजेपी घूम फिर के एक ही बात पर आती है, नेता प्रतिपक्ष कहाँ है? वरुण भाई, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और पैनल पर बैठे हुए मेरे बाकी अन्य साथियों को भी मेरा नमस्कार जी। मेरी बहन बोल रही थी नेता प्रतिपक्ष के ऊपर लगातार। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 2005 से लेकर 2009 तक भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल दोनों पार्टियां विपक्ष में थी। डिबेट खत्म होने से पहले जब उठ के जाए तो मेरी बहन बता के जाए कि 2005 से 2009 तक जब आप अपोजिशन में थी तो आपका नेता प्रतिपक्ष कौन था, या इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से था तो कौन था। 5 साल आप नेता प्रतिपक्ष अपना नहीं बना पाए। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो फैसले लेती है। एक सेकंड दिनेश भाई, आप जो कह रहे हैं, क्या 2005 के चुनाव में परिणाम घोषित हुए थे 27 फरवरी को और पहले ही सप्ताह में ओपी चौटाला नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिए गए थे? नहीं वरुण भाई, प्लीज मैं आपको कहूंगा कि आप प्लीज करेक्ट कर लें, आप चेक करें। ठीक, रेणु साहब बता रहे हैं। हाँ जी रेणु साहब, क्या मेरे पास जानकारी गलत है? नहीं, एक सेकंड, एक मिनट सुन लो। 2005 चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एलओपी रहे जब हमारी सीटें कम थी। 2009 में भी ओम प्रकाश चौटाला रहे जब हमारी 31 सीटें। अगर 2005 से 2009 तक बने थे वरुण भाई, अगर 2005 से 2009 तक अगर ओम प्रकाश चौटाला एलओपी रहे हो तो जो सजा आप देंगे मुझे स्वीकार है। हमने सजा भी माफ कर दी। भाई साहब, मैं कह रहा हूँ 27 फरवरी को नतीजा आया, पहले हफ्ते में ओम प्रकाश चौटाला बन गए। 2005 से 2009 तक अगर विपक्ष अपना एलओपी तय कर पाया हो तो जो सजा आप देंगे मुझे स्वीकार है। नहीं, जानकारी में ठीक नहीं है। ऐसा नहीं था कि 5 साल तक बिना नेता प्रतिपक्ष के विधानसभा चली, ऐसा नहीं है वरुण भाई। मैं बड़े आपको अदब के साथ कह रहा हूं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं फिर कह रहा हूं, आप उठा के देखिए, अगर 5 साल कांग्रेस बीजेपी या
इनर लो, अगर नेता प्रतिपक्ष बना पाई हो बीजेपी के पास नंबर थोड़ी था नेता प्रतिपक्ष का, वो तो एनएलडी के पास था ना नंबर। दिनेश जी 2001 में 2005 में ओम प्रकाश चौटाला थे, 2009 में ओम प्रकाश चौटाला थे, 2014 में रिकॉर्ड मेरे सामने है, पता नहीं आपने कहां से पढ़ा है। सर मैं कह रहा हूँ 2005 के अंदर इनेलो के 9 विधायक थे, भी ये बात उठाई थी और मिनिमम 10 विधायक की रिक्वायरमेंट होती है, कम से कम 10 विधायक होने चाहिए। भाई वो संसदीय दल का नेता तो था, संसदीय दल के नेता तो थे ना। आप अपनी पार्टी के नेता तो बन सकते हो, कौन रोकेगा आपको? तो आपका संसदीय दल का विधायक दल का नेता कौन है? मैंने ये कहा संसदीय दल का नेता तो जिसके 2 विधायक है वो भी चुन लेगा, जिसका 1 है वो भी चुन लेगा। हाँ। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन की बात कर रहा हूँ। अगर उनके पास वो रिक्वायर्ड नंबर ही नहीं था तो बात अलग है। आपका विधायक दल का नेता कौन था ये बता दीजिए। हाँ वरुण भाई, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। मैं यही कह रहा हूँ कि जब 5 साल आप लोग बिना लीडर ऑफ अपोजिशन के अपोजिशन चला सकते हैं, तो ये 1 महीने के अंदर कौन सी आफत आ गई? पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी एक कंफ्यूज्ड मुख्यमंत्री की तरह कंफ्यूज्ड फैसले नहीं करती कि मुख्यमंत्री 18 तारीख को अपना चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं शाम को 8 बजे, रात को 12 बजे उसको हटा देते हैं, फिर 21 तारीख को दोबारा उसी को फिर अपॉइंट करते हैं। ये जो कंफ्यूज मुख्यमंत्री हैं, जो ये कहते थे कि हम किसानों के खिलाफ पराली के मामले पे कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और 10 दिन के बाद वही मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ऐसे कंफ्यूज्ड फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री। और मैं तो एक बात कहूंगा, अभी सुन रहा था मैं थोड़ी देर पहले, आपका प्रोमो चल रहा था, उसमें नायब सिंह सैनी जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने हमेशा देश को बांटा है। मैं बताना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी, ये कांग्रेस तो वो है जिसने 5 युद्ध झेले हैं अपनी छाती पर, 5। और अगर आप कहते हैं कि हमने देश को बांटा है, तो वरुण भाई इनसे कहिए कि 15 अगस्त का झंडा फहराना बंद कर देंगे। नहीं, विषयांतर हो गया अग्रवाल साहब, विषयांतर हो गया पूरे विषय से कहीं और चले गए। जो लोग 15 अगस्त की आजादी को कांग्रेस पर तोहमत लगाते हैं। अरे नहीं, आप कहां जा रहे हैं दिनेश जी, आप कहां जा रहे हैं भाई? विषय कल का विधानसभा सत्र है सर। विषय वरुण भाई आपका प्रोमो चल रहा था। अरे वो इस पैकेज का पार्ट, अरे रुकिए, अरे वो आप कुछ और सुन रहे थे, रुक जाइए। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। नायब सिंह सैनी अपने मुंह से बोल रहे हैं। अरे मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आप 1947 कल के सत्र में नेता प्रतिपक्ष ना होना या विधायक दल का नेता भी ना होना, आप कह रहे सामान्य बात है। मैंने एक बात कही कि जिस चीज को रबड़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है, बात तो ये है कि जो चुनाव से पहले आपने वायदे किए थे, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि आपने इतना छोटा सत्र क्यों बुलाया, पहली बात। दूसरी बात, आपने चुनाव से पहले जो वायदे किए थे उनमें से कितने वायदे इस सत्र के अंदर आप जनता की उम्मीदों पर खरे उतार रहे हो? आपने 500 रुपए सिलेंडर की बात की, क्या आप 500 रुपए में सिलेंडर देने जा रहे हैं? आपने बहनों को 2100 देने की बात की, आप कब शुरू करेंगे? आपने पेंशन 6000 की बात करी, आप कब शुरू करेंगे? 6000 की बात की। आपने धान का भाव जो 6000 की बात रुपए देना था। नहीं, ये आंकड़ा ठीक नहीं है। 6000 की बात नहीं की बीजेपी ने। पेंशन की कितने की बात करी थी? नहीं, वो आप अपना ही बता रहे हो। आप ही ने की थी 6000 की बात। कितने की थी? नहीं, 6000 की बात नहीं की, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। जितने की हो, अरे भाई साहब 6000 नहीं की, वो आप अपना बता रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ। वो जैसे नेहा जुड़ेंगी मैं उनसे पूछूंगा। हाँ, क्या 3000 की करी थी उन्होंने? 3100 तो है ही ना अभी। नहीं, मैं कह रहा हूं तो फिर 6000 की करी है। भाई साहब 6000 की आपने की थी। आप कुछ गलत बोलेंगे तो रोकूंगा ना, मेरा काम है वो। नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा। अरे कमाल कर रहे हैं आप। कि जो सुनिए सर, सुनिए, किसान की धान को ना खरीदना, किसान को ये कह देना कि हरियाणा के अंदर पानी की कमी है, आप पैडी की फसल ना बोए। मैं फिर एक बात याद दिला रहा हूं आपको वरुण भाई, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, इसके नेता ये आरोप लगाते थे कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पहाड़ों का पानी पाकिस्तान जा रहा है, कांग्रेस नहीं रोक रही। अगर वो पानी रोक दिया जाए
तो पंजाब हरियाणा नहीं, राजस्थान की भी प्यास बुझ जाएगी। आज 10 साल हो गए केंद्र में और 10 साल हो गए हरियाणा में। क्या आपने जम्मू कश्मीर और हिमाचल के पहाड़ों का पानी पाकिस्तान जाने से रोक दिया है क्या? अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए अग्रवाल साहब, अब मुझे एक बात बताइए, जैसे अब ये सरकार 18 तारीख को ये जो मतलब ये सरकार का जो शपथ ग्रहण हुआ 17-18 के आसपास, यानी 20 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं ना इस सरकार को बने हुए? नहीं, ज्यादा हो गए जी, ज्यादा हो गए सर, 14 और 12 26 दिन। हाँ, 26 दिन हो गए। चलिए 26 दिन हो गए सरकार को, तो आप कह रहे हैं कि इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। क्या सरकार बनते ही 24-26 दिन में आपने तेलंगाना हिमाचल में अपने वादे पूरे कर दिए? मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने ओथ लेते ही सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया था वो ये दिया था कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें, बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप मुझे बताइए कि पिछले 1 महीने से ज्यादा हो गया रिजल्ट को आए, 35 दिन हो लिए, हरियाणा के अंदर हत्याओं में कितनी कमी आई, लूट में कितनी कमी आई, अपहरण में कितनी कमी आई, जबकि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास है। ठीक है दिनेश जी, और उन्होंने कड़क बयान दिया था। ठीक है, कड़क बयान। विजेंद्र रेणु जी के पास जा रहा हूं सर, हो गया विजेंद्र रेणु जी। अब ये बहुत सारे विषय और अच्छी बात है, हर विषय वो उठना चाहिए विधानसभा में जिसमें सरकार से सवाल पूछे जाएं, लेकिन जब दिनेश जी ये कहते हैं कि 5 साल तक विधानसभा में कोई नेता प्रतिपक्ष था ही नहीं और ऐसी क्या आफत आ गई है, मतलब ऐसा क्या इतना अर्जेंसी हो गई है कि दूसरे विषयों को गौण करके इस विषय पे ज्यादा बात की जा रही है? देखिए, दिनेश जी के साथ 4-5 लगातार डिबेटें मेरी हो चुकी हैं इसी मुद्दे को लेकर के, एलओपी को लेकर के, और इन्होंने परसों तो बिल्कुल दावा किया था कि 13 तारीख से पहले हमारा एलओपी आ जाएगा, जब मुझसे लिखवा के ले लो। और आपने भी प्रश्न पूछा था क्या 13 तक बन जाएगा? नायडू साहब, तो मैंने आज उम्मीद नहीं है कि आप झूठ बोले। बनेगा नहीं, कल आप मेरे साथ डिबेट में बैठे थे, कल आप डिबेट में मेरे साथ बैठे थे, मैंने ये कहा था कि 23 तारीख के चुनाव खत्म होने के बाद हमारा केंद्रीय हाईकमान निर्णय देगा और इसी महीने के अंत से पहले हमारा एलओपी डिसाइड हो जाएगा। आप कृपया झूठ ना बोले, कल बात हुई है मेरी आपकी, और मैंने कहा था 23 तारीख के चुनाव के बाद फैसला होगा। ऐसे क्या फायदा होगा? जनता नहीं सुनेगी और आपको बुराई मिलेगी कि ये तो बोलने भी नहीं देते। कम से कम बोलने दो दिनेश जी, शांति से सुन लो। रेणु जी बोलिए। आपका कसूर नहीं है, ये तो नेताओं का कसूर है जो नहीं बना रहे हैं। आप शांति बनाए रखे, क्योंकि शरीर तो आपका है लेकिन कसूर आपका नहीं है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करें। देखिए वरुण जी, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई है। इनके मुंह से राज छीन करके चला गया है, बिल्कुल मुंह से छीन लिया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन फिर भी इनको अकल नहीं आई है। 37 विधायक बने हैं और ये अब की जो आपस की लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद वो अब तक भी नहीं गए। और बौखलाहट तो इस कदर तक आज के दिन नेताओं में आई हुई है कि जो है कब आम प्रवक्ता के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की धमकी देने का काम करते हैं और ये कहते हैं कि 2005 से 2009 तक नेता प्रतिपक्ष नहीं रहा। भला ऐसा कभी हुआ है क्या हरियाणा प्रदेश में? पहली बार हो रहा है ये दिनेश भाई। एलओपी का पहली मीटिंग में रिजल्ट डिक्लेयर हो ही चौटाला जी डिक्लेयर हो गए थे और पूरा 5 के 5 वर्ष एलओपी की भूमिका में चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला रहे थे और उन्होंने ही सरकार को, आपकी सरकार को घेरने का काम किया था। यदि आपको यकीन नहीं है तो आपके प्रिय कद्दावर नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछ लीजिए कि जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बोला करते थे तो वो कितने असहज हो जाया करते थे, कितना मुश्किल होता था उनको जवाब देना जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी क्रॉस क्वेश्चन करने का काम करते थे। और इसके बाद 2014 में फिर अजय सिंह चौटाला बने थे। वो नया धवन जी बता देंगे कि इनकी सरकार किस प्रकार से असहज हो जाया करती थी जब अजय सिंह चौटाला सदन में खड़ा होकर के प्रश्न पूछने का काम किया करते थे। ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला ने एलओपी की भूमिका निभाने का काम किया है। लेकिन वरुण जी देखिए कितनी इन्होंने बातें कर ली और अब बौखलाहट देख लीजिए इनके प्रदेश अध्यक्ष की, किस प्रकार के फैसले उन्होंने सुनाने शुरू कर दिए। क्या ये भूल गए? एक प्रवक्ता ने कह दिया, एक विचार रख दिया कि हम 2 में से किसी को चंद्रमोहन भी बन सकता है, सब भी बन सकते हैं। उसके ऊपर इतना बौखला गए हैं। लेकिन जब ये नहीं बौखलाए
जब G23 ग्रुप बनाया गया था तब तो किसी के ऊपर एक्शन नहीं हुआ। ये जब नहीं भोगड़ाए जब डॉक्टर आर के आनंद के 14 वोटों को कैंसिल करवा करके राज्यसभा में जाने से रोकने का काम किया था, तब तो कोई एक्शन नहीं हुआ था। और ना ही अजय माकन की आज तक रिपोर्ट आई है कि आखिर क्यों उनको हराने का काम किया था। और अब तो जय तीर्थ जो राय से बहुत ही सीनियर आपके विधायक रहे हैं, सीनियर नेता है, वो खुले आप पर कह रहे हैं कि कांग्रेस को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम आपके सर्वप्रिय नेता ने करने का काम किया। खुले खुले तौर पर ये कहे जा रहे हैं। और किस प्रकार से बरवाला में ये कहा गया था कि यदि तुम्हारी 40 से फालतू सीटें आ गई तो मुख्यमंत्री जाता रहेगा, इसलिए हराने भी जरूरी है। तो किस मुहूर्त से किस कॉन्फिडेंस के साथ आप ये ऐसी बात करते हो और किस प्रकार से आप अपना पक्ष रखते हो? क्यों आप टेंशन पालते हो? हाँ भाई, आपको स्वास्थ्य नुकसान होगा और पार्टी ने ऐसे ही चलना है, आपकी पार्टी कभी नहीं आगे बढ़ सकती। और दूसरी बात आप करते हो, नहीं बस 5 सेकंड और मुंशी, आप बात करते हो कि कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को नहीं बांटा मैं मानता हूँ। पहले वाली कांग्रेस अलग कांग्रेस थी। डोंट कंपेयर विद ओल्ड कांग्रेस एंड न्यू कांग्रेस। ओल्ड कांग्रेस में चौधरी साहू देवीलाल जैसे श्रीखे नेता हुआ करते थे जो स्ट्रीम लाइन चलाने का काम करते थे, वो नेता निकल चुके हैं। आज की कांग्रेस की बात कीजिए आप, आज की कांग्रेस जो है उसका बिल्कुल भट्ठा गोल हो चुका है। कोई आपका नेतृत्व नहीं है, कोई आपकी पॉलिसी नहीं है, कोई आपका प्रिंसिपल नहीं है। आज किसान लाठियां खा रहा है, किसान डंडे खा रहा है, खाद नहीं मिलता, बीज नहीं मिलता, दवाइयां नहीं मिलती, MSP नहीं मिल रही है, धान की सेल नहीं हो रही है, मंडियों में उठान नहीं है, किसान सड़कों पर है और कांग्रेस के नेता एसी कमरों में बैठे हुए हैं। LOP का नेता दिनेश जी आप समझते हो, LOP का जो नेता है उसके आगे सरकार के में बहुत ताकत होती है, उसके अंदर सारे विधायकों की ताकत उसके अंदर होती है। तब सरकार कहीं सुनेगी। ये भाजपा वाले तुम्हारी अलग अलग से कैसे सुनेंगे? ये 5 साल भी हमारे अर्जुन चौटाला और आदित्य चौटाला को ये LOP बना दो, आप लिख करके दे दो कि भाई नेक्स्ट दल बना ले अपना LOP, हम LOP की कल ही घोषणा करवा देंगे। ठीक है, वरुण जी एक सेकंड, नेहा की बारी है, प्लीज आ रहा हूँ। नेहा ये बताएं भाई, वो कह रहे नहीं आ रहा हूँ, नहीं वो फिर आता, बहुत देर से इंतजार करिए ना। नेहा, दिनेश अग्रवाल ये कह रहे हैं कि 25-26 दिन हो गए हैं सरकार बने हुए और वादे पूरे नहीं हुए हैं और जो वादों की घोषणा की गई थी उनका होगा क्या? वरुण जी, मुझे लगता है कि दिनेश जी को ज्यादा ही चिंता हो रही है। मैं इतनी सी बात कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि इनको इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सरकार सशक्त भूमिका निभाएगी। जनता ने हम पर तीसरी बार जो यकीन किया है, हम उस यकीन को और पुख्ता यकीन पे बदलेंगे और चौथी बार भी सरकार बनाएंगे। ये मैं आज शुरुआत में ही कह रही हूँ। दिनेश जी को मैं एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने ये वादा किया था कि जिस दिन मैं शपथ ग्रहण करूंगा, हरियाणा के युवा मेरे साथ शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद जैसे ही उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया, अपने साथ साथ उन्होंने हजारों युवाओं को अपने साथ ही हरियाणा प्रदेश में अपॉइंटमेंट लेटर दिया और उस की शुरुआत की। दिनेश अग्रवाल जी इस बात का जिक्र नहीं करेंगे कि उन्होंने जो वादा किया उन्होंने पूरा किया, लेकिन कुछ वादे जिनकी प्रक्रिया जो है वो चलनी शुरू हो चुकी है। बहुत सारी ऐसे मीटिंग जो है वो नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री जी ले चुके हैं, जिसमें उन्होंने जो है अधिकारियों को ये इत्तला कर दिया है कि इन योजनाओं पर तुरंत काम अपने पहला वर्ष है या पहले 100 दिन है उस कार्यकाल में ये काम शुरू होने चाहिए। उस पर काम हो चुका है। जैसा कि 2 दिन पहले ही नायब सिंह सैनी जी ने जो है जो प्लॉट 100 गज के और 150 गज के उसका आवंटन करना है, उसके लिए अधिकारियों को सूचित कर दिया है मीटिंग लेकर। और जो लगभग 6,500 के आसपास जो मकान बन चुके, जो फ्लैट बन चुके हैं, उसके आवंटन की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया है। और MSP पर खरीद जो है वो शुरू हो चुकी है। आप देखिए कि किस तरह से पराली को कंट्रोल करना आज की स्थिति में हरियाणा प्रदेश के किसानों ने बढ़ चढ़कर हरियाणा प्रदेश की सरकार का समर्थन किया है। और हरियाणा प्रदेश के किसानों को मैं ये वार्निंग दे रही हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ताओं, कांग्रेस के नेताओं को, कि आप किसानों को हरियाणा प्रदेश की सरकार के लिए भड़काए नहीं। हरियाणा प्रदेश की किसानों ने हरियाणा सरकार का साथ दिया है, बीजेपी का साथ दिया है और बहुत अच्छा साथ दिया है। आपकी बातें अब काम आने वाली नहीं है। परवाली प्रबंधन में जो आज हरियाणा का किसान एकजुट होकर खड़ा हुआ है और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए हैं,
और हरियाणा प्रदेश के सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है, और आप उन्हें बरगलाने और भड़काने का काम कर रहे हैं। फूट डालो राजनीति करोगे कि भावना से काम करेंगे, आप कितना फूट डालने की कोशिश करिए, लेकिन आप कामयाब नहीं होंगे। वरुण जी देखिए कितनी विडंबना है, दिनेश अग्रवाल जिन्हें SYL से लेकर कानून व्यवस्था से लेकर और विधानसभा सत्र का समय क्या रखा, पता नहीं कहाँ 3600 बातें कर दी। जी नेहा जी, क्या नेता प्रतिपक्ष का होना जरूरी है? क्या एक सफल सरकार के कार्यकाल में एक सफल विपक्ष की भूमिका होना ही जरूरी है? इस पर चर्चा नहीं करेंगे, अपनी गुटबाजी पर चर्चा नहीं करेंगे, अपने फेलियर पर चर्चा नहीं करेंगे, और हुड्डा जी के वर्चस्व से जो फंसी हुई कांग्रेस पार्टी है उस चंगुल से निकलने का प्रयास नहीं कराएंगे। लेकिन ये SYL सब बात कर लेंगे, इन्होंने 3600 बातें कर ली। मैं सत्र टाइम पर एक बात कहना चाहूंगी वरुण जी, हर बार ये बात होती है कि सत्र का टाइम कम क्यों हुआ, लेकिन कांग्रेस के टाइम में सत्र का टाइमिंग जितना होता था, हम तो हमेशा उससे ज्यादा समय देते हैं विधानसभा सत्र को। और दूसरी बात, अभी भी ये बात है कि जो बिजनेस होगा, जितना काम होगा विधानसभा सत्र का समय उतना बढ़ा दिया जाएगा। वी आर ओपन फॉर दैट एंड, और ये पहले ही कह दिया गया है, और इस पर मुझे लगता है कि राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मुद्दे होंगे आपके पास बातचीत करने के लिए, मुद्दे होंगे तो वक्त जरूर बढ़ेगा। ठीक है दिनेश अग्रवाल जी, भाई आपने हर जगह की बात कर ली, लेकिन हाँ चले पहले अपनी बात रखिए जो आप कहना चाह रहे हैं। वरुण भाई, एक तो मैं रेडू साहब से बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहूंगा, उम्र में भी बड़े हैं, सीनियर हैं। LOP के मामले पे जो बार बार कह रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला LOP रहे, ओम प्रकाश चौटाला जी भी जिंदे हैं अभी। आप जाके अपने नेता से पहले कंफर्म कीजिए, अभय सिंह चौटाला जी से कंफर्म कीजिए, 5 से 9 तक आपका कोई LOP नहीं था। हाँ, 2009 में ओम प्रकाश चौटाला जरूर बने थे, वो भी 13 तक रहे थे। 13 में किसी कारणवश उनको अपना पद छोड़ना पड़ा, मैं उसका यहाँ पर खुलासा नहीं करना चाहूंगा। उसके बाद अभय चौटाला जी बने, मैं मानता हूं, पर 5 साल आप LOP नहीं बन पाए। दूसरा, उन्होंने बाल मुकुंद शर्मा का जिक्र किया, वो भी बताना चाहूंगा, जो जिस पार्टी ने जिस व्यक्ति को अपना प्रवक्ता बना ही ना रखा हो, और कोई व्यक्ति किसी न्यूज चैनल पर जाके बैठ जाए। अच्छा, इसमें मेरा ऑब्जेक्शन है। अब इसमें मेरा ऑब्जेक्शन है अग्रवाल साहब, बाल मुकुंद शर्मा महीनों से सालों से हर चैनल पे जाके बैठ रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं हुई कांग्रेस को। उन्होंने नाम सजेस्ट कर दिया कि ये हो सकता है, तो आप कह रहे हैं कि वो चैनल पे, मतलब पार्टी अब जागी? नहीं, आप सुनिए वरुण भाई, सुनिए वरुण भाई, देखिए बहन 2 मिनट शांति, मैं आपको सुन लिया बहन, 2 मिनट एक लाइन दिनेश जी, प्लीज 2 मिनट। बाल मुकुंद जी ने जिस डिबेट में ये नाम अनाउंस किए थे, उस डिबेट में मैं थी। मैंने उसी समय वरुण जी ये बात कही थी कि बाल मुकुंद जी, क्या आपने अपने आला कमान से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से परमिशन ले लिया ये नाम लेने के लिए? आप तो ब्रेकिंग न्यूज बनाने वाले हैं। लेकिन उसके बाद 1.5 दिन ब्रेकिंग न्यूज चलती है, उसके बाद बाल मुकुंद जी ही हटा दिए जाते हैं। बाल मुकुंद जी के लिए हटाए जाते हैं, कानूनी कार्रवाई की डिबेट का विषय नहीं है, ये डिबेट का विषय नहीं है, परंतु मैं फिर बता रहा हूँ आपको, आप सुनिए, प्लीज सुनिए, प्लीज सुनिए, प्लीज सुन लिया, आपने एक, अरे छोड़िए, ऐसे इंडिविजुअल नाम मत लीजिए। नेहा प्लीज, नेहा रुकिए, ऐसे इंडिविजुअल नाम नहीं, चर्चा कहीं हो जाएगी। हाँ जी दिनेश जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आदमी हमारी पार्टी का अधिकृत नहीं है, अगर वो जाके बैठेगा तो पार्टी एक्शन देगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई अधिकृत भी है, मान लो मैं अधिकृत हूं, मैं अधिकृत हूं, तो मेरे को भी पार्टी की लाइन पर ही आके बोलना है। नेहा मैडम भी पार्टी की लाइन पे बोलेंगी, रेडू साहब भी पार्टी की लाइन पर ही बोलेंगे। एक तो अनधिकृत होना, और ऊपर से जो पार्टी की बात नहीं है उस बात को गलत तरीके से रखना, दो अपराध। और जब पार्टी की हाईकमान ने फैसला ले लिया बाहर, तो बाहर। अपराध तो हो बात मैं कह रहा हूं, अपराध तो कर दिया अभी बाल मुकुंद शर्मा ने। नहीं थे, पार्टी का प्रवक्ता थे ही नहीं, वो पार्टी का वर्कर थे। दिनेश जी, वो सालों से बैठ रहे चैनलों पे, वो रोज किसी चैनल पे बैठे दिखाई देते थे, पार्टी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? सर मैं ये कह रहा हूं, वो अधिकृत प्रवक्ता थे ही नहीं। मैं
मेरे प्रदेश अध्यक्ष झूठ बोलेंगे, मैं झूठ बोलूंगा? आप मेरी बात नहीं समझ रहे या समझना नहीं चाह रहे। मैं ये कह रहा हूं वो बैठ रहे थे तब आपने एक्शन नहीं लिया, उन्होंने नाम लिया इसलिए आपने एक्शन लिया। मैं ये कह रहा हूं कोई भी पार्टी का कोई वर्कर आके बैठ गया, अगर कोई वर्कर आके बैठ गया और पार्टी की सही नीतियों पे बात कर गया तो कई बार पार्टी शांत रह जाती है, कोई बात नहीं। इस बार नीतियों पे लेकिन नहीं जो थे वो। अधिकृत ही नहीं है, जो अधिकृत ही नहीं है, प्रवक्ता ही नहीं, लेकिन चलो इसको छोड़ो। ठीक, मैं अभी ये कह रहा था कि हमारी बहन ने आरोप लगाए, बोली कि 26,000 बता चुका हूं नेहा बहन कि ये जिन नौकरियों की आप बात कर रही है ये आपकी पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान इनके नोटिफिकेशन हुए थे और उनके जो पेपर हुए थे। अब आप प्लीज शांति रख लो ना। हमको एक सेकंड दिनेश जी कंप्लीट कर लें, दिनेश जी को कंप्लीट करने दीजिए, एक मिनट। पार्टी आई थी। नेहा 1 मिनट कंप्लीट कर लें, वो 1 मिनट दिनेश जी का है। मैं ये कह रहा हूं कि वो जो भर्तियों की बात हो रही है वो पिछले टेन्योर की बात थी, पिछले कार्यकाल की बात थी, तभी नोटिफिकेशन हुआ था, तभी एग्जाम हुए थे, तभी रिजल्ट बने थे, क्योंकि बीच में आदर्श आचार चुनाव संहिता थी, इसलिए वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाए। लेकिन रिजल्ट तो डिक्लेयर होना था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि हम अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहले हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। वो तो आप नहीं बनते, जो बनता वो कर देता। लेकिन बात इस बात की है कि आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद एक पोर्टल खोल दिया है, 25 नवंबर तक हरियाणा के 8वीं पास से ऊपर के बच्चे उसके ऊपर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम में, और उनको जब जहां पर जैसी भी सुविधा होगी डीसी रेट पर उनको बुलाया जाएगा। वही हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो सबको पता है, ये कच्ची भर्तियां, तो कच्ची भर्तियां, ठेकेदारी प्रथा और इस तरीके की जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो फौज तैयार हरियाणा में पहले करी और आज फिर करने जा रहे हैं। दूसरी बात, जो 100 गज के प्लाट की बात करी, वो 100 गज के प्लाट की स्कीम किसकी थी, किसके समय में दिए गए और किसने बंद करी? कांग्रेस के टाइम की स्कीम थी, कांग्रेस ने चलाई थी, भाजपा ने बंद करी वो। और आज 6,000 अगर हर बात के बीच में जवाब दोगी तो फिर तो डिबेट नहीं हो पाएगी। नहीं दिनेश जी, अब तो हो गए ना, अब तो 10-11 साल हो गए उस बात को, तो तारीफ करिए कि आप ही की बात को सरकार आगे बढ़ा रही है, इसलिए कि ये कह दीजिए। मैं ये कह रहा हूं जो नहीं अच्छा है बढ़ाए, लेकिन बातों में ना बढ़ाए, करके दिखाए। 2 लाख करोड़ हमने देने थे, 2 लाख करोड़ देने थे, 6,000 की बात कर रहे हैं, वो भी भगवान जाने कब मिलेंगे। गुड़गांव के सिविल हॉस्पिटल को टूटे हुए 3 साल 4 साल हो लिए, 4 साल से गुड़गांव के अंदर सिविल हॉस्पिटल नहीं है। बिल्डिंग तोड़ दी, नई बिल्डिंग बनी नहीं आज तक, और गुड़गांव 50 लाख की आबादी का शहर है। ठीक है सर, अब ज्यादा समय लग रहा है, रेडू साहब का समय है। मैं ये कह रहा हूं एमएसपी की खरीद आपको पता है, एक किसान डीएपी खाद न मिलने से आत्महत्या कर चुका है आपके हरियाणा में। आप कह रहे हैं किसान आपके साथ खड़ा है, और मत बोलना 60.1% लोगों ने आपके अगेंस्ट वोट दिया है। नेहा मैडम बोलना मत, 39.9 मिला है आपको, तो आपके खिलाफ तो इससे ज्यादा है। अगर ये क्राइटेरिया तो आपका खिलाफ तो इससे भी ज्यादा है। नहीं, मैं तो मना नहीं कर रहा। हाँ। मैं तो मना नहीं कर रहा, 39 पॉइंट समथिंग मिला है, इनको भी वही मिला है। हाँ। लेकिन मैं इनकी बात करता हूं जो कह रहे हैं कि मैंडेट वालों को बता रहा हूं। तो सर हिमाचल में तो 25,000 वोट कम मिले बीजेपी को, आपकी सरकार बन गई, तो आपकी सरकार नहीं है क्या हिमाचल में? ये डिबेट कहीं और चली जाएगी, भटक के मैं भटकाई थी, डिबेट तो हुई विधानसभा सत्र में, पता है आप जानते ये डिबेट तो पाकिस्तान से लेकर और युद्ध तक पता नहीं कहां कहां चली गई। बस प्लीज सर रुकिए, नहीं प्लीज रेडू साहब की बारी बोलिए। नहीं सर प्लीज नहीं, नो बिल्कुल नहीं, नो दिनेश जी प्लीज नहीं दिनेश जी रुकिए। हाँ जी रेडू साहब बोलिए। हाँ देखिए वरुण जी, अभी बाल मुकुंद का विषय उठा तो मैं बताना चाहूंगा, बाल मुकुंद मेरे पास के गांव के रहने वाले हैं, हम बचपन से इकट्ठे रहते हैं, मेरे छोटे भाई हैं और बिल्कुल पढ़ाई के समय से हम साथ साथ रहे हैं। और ये कहते बाल मुकुंद शर्मा अथराइज प्रवक्ता नहीं थे। अखबारों में नाम जब आपकी लिस्ट आउट हुई प्रवक्ताओं की, मैंने पढ़ा, मैंने कांग्रेचुलेट किया उनको, आपकी लिस्ट में आप उनका नाम अथराइज आया है। और वो कई सालों से मेरे साथ भी कई बार डिबेट में आए, बार बैठे हमारे साथ थे। हाँ हंसते थे कि भाई दोनों भाई आज भिड़ेंगे। बेशक हमारे दल अलग अलग है, लेकिन हमारा एक दिल है, मेरा फैमिली के साथ आना जाना है।
वो बिल्कुल अथॉराइज्ड प्रवक्ता थे और वो खुल करके बोलने वाले व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने खुल करके बोलने का काम किया है। और आप ये कह करके ये कानूनी कार्रवाई में फंस जाओगे, जो आप कह रहे हो कि वो अथॉराइज्ड प्रवक्ता नहीं थे, पेपर की कटिंग आज भी मेरे पास मिल जाएगी क्योंकि मेरे साथ के है, इसलिए मैंने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है अखबारों में जब आपके प्रवक्ताओं की लिस्ट आउट होती थी। अच्छा रेणु साहब, एक सवाल ये, 2005 से एलओपी नहीं थे ओम प्रकाश चौटाला, वो कह रहे मैं माफी मांग लूंगा, साबित कर दूंगा, मेरे सामने तो शो हो रहा है कि वो थे। चलो देखिए, इन्होंने एक बात कही, वो विधायक दल के नेता थे, एलओपी नहीं थे। इनका कहना है, इनका तर्क ये है, विधायक दल के नेता थे, एलओपी नहीं थे। जब सबसे बड़ा दल नंबर 2 का इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का दल था, तो उसके विधायक दल के नेता एलओपी ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली एलओपी थे। और अभी सेशन में देखना कल की बात, अभी जो विधायक दल के नेता है हमारे अर्जुन सिंह चौटाला, विधायक दल के नेता अथॉराइज्ड है, घोषित हो चुके हैं, पूरी कार्रवाई हो चुकी है। विधायक दल के नेता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से अर्जुन सिंह चौटाला बैठेंगे। कांग्रेस का न विधायक दल का नेता है न ही एलओपी है, तो कल के जो एलओपी होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन अर्जुन सिंह चौटाला होंगे। कायदे की बात यह है कि आपको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आपका विधायक दल का नेता भी नहीं है, हमारा विधायक दल का नेता है, तो कायदे के अनुसार ये बात प्रमाणित होती है कि कल के एलओपी अर्जुन सिंह चौटाला जी होंगे। और इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं, हमारे युवा को, हमारे अनुज को आपने मौका दिया कल की एलओपी की भूमिका निभाने का। यह अच्छी बात। दूसरी बात, तो ये बातें चल रही है वरुण जी, वैसे तो इनका अंदरूनी मामला है, जो हो रहा है इनको अच्छा लग रहा तो ये कर रहे हैं, लेकिन जो आज की और कल की और परसों की डिबेटें चल रही हैं, और खास करके ये जो 2 के नाम आगे बढ़ाने का काम किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा विस्फोट की ओर अग्रसर हो रही है और धीरे धीरे उसका ग्राउंड तैयार हो रहा है। और ये देखना बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आएगा कि कांग्रेस पार्टी में बड़ा विभाजन इसकी ओर अग्रसर हो रही है। और ये नहीं लगता मुझे कि ये एक हो पाएंगे। और अब इन्होंने बहाना बनाया है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के चुनाव के बाद हम एलओपी बनाने का काम करेंगे। वो नहीं बनेगा, इनका एलओपी अभी नहीं बनेगा। और बहुत बड़ा विस्फोट पार्टी में, एक विभाजन की ओर पार्टी अग्रसर होती जा रही है, क्योंकि ये बार बार कहते हैं कि 32 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं, तो फिर नाम डिक्लेयर करने में दिक्कत कहाँ आ रही है। आज हाईकमान बिल्कुल नेगेटिव रुख, मेरा ऐसा अनुमान है कि इनके एंटी जा चुके हैं और उन्होंने करो या मरो और आर या पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। और मूड का परिणाम कुछ भी हो सकता है। मेरा मानना यह है कि पार्टी टूट भी सकती है और कांग्रेस पार्टी टूटनी भी चाहिए हरियाणा प्रदेश में। देखिए, हरियाणा प्रदेश में कभी जो पोजीशन भारतीय जनता पार्टी की हुआ करती थी, कांग्रेस और लोकदल पार्टी में चुनाव चलते थे, एक बार इनेलो एक बार कांग्रेस का, इन्हीं की टक्कर आ रही। अब कांग्रेस पार्टी भाजपा वाला स्थान लेने जा रही है, भाजपा वाले स्थान पर कांग्रेस पार्टी ले जाएगी। कभी 2 सीट, कभी 4 सीट, और अगले चुनाव इनेलो और भाजपा के बीच में ही हुआ करेंगे। ठीक है नेहा, 30 सेकंड प्लीज, जल्दी से। सत्र को लेकर तैयार सरकार? वरुण जी, सत्र के विषय में मैं इतनी बात ही कहना चाहूंगी कि विधानसभा का ये सत्र जो है वो जनता के लिए रखा गया है। जनता के लिए विकास के जो हमें बिल लाने हैं, उन बिलों को पेश किया जाएगा। विपक्ष की तरफ से जो भी सवाल आएंगे उन सबका जवाब जो है सरकार बिल्कुल मुस्तैदी से देगी और बिल्कुल सशक्तता से और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से देगी। और जो बिल हमें पास करने हैं, मैक्सिमम बिल पास जितने हो सकते हैं उतना इस सत्र में जो है पास होंगे। सबसे पहले तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इस सत्र के शुरुआत में गवर्नर साहब की जो अभिभाषण है, वो अभिभाषण का दिन जो है वो महत्वपूर्ण रहेगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि देखिए, लगभग 40 के आसपास ऐसे विधायक हैं जो पहली और दूसरी बार बनकर आ रहे हैं। और उन नए विधायकों की आप जानते हैं कि आज से उनका विधानसभा किस तरह से चलती है उसकी ट्रेनिंग भी शुरू हो रखी है। चलिए दिनेश जी, समापन का समय है, 30 सेकंड लीजिएगा एकदम। दिनेश जी, आवाज आ रही है? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक। फिलहाल आवाज नहीं आ रही मुझे। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, और कल से सत्र शुरू होगा, तो सत्र की हर बड़ी खबर, अपडेट, सत्र की पूरी कार्रवाई लाइव आप जनता टीवी पर देखेंगे। रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।